नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। छल के अगले भाग के साथ मैथिली और मौली वापस बैठक में लौट आए थे। सभी की बातें अभी भी जारी थी, पर अब शेखर, तृप्ति, त्रिशा, नकुल और अनुष्का बाहर साथ में लॉन में बैठे थे। सभी बड़े साथ में शादी की तैयारियों को लेकर बातें कर रहे थे, तो बच्चे बाहर की ओर आ गए थे, जिस पर मौली और मैथिली भी बाहर की ओर ही आ जाते हैं। मौली शेखर के बगल में लगी कुर्सी पर आकर बैठ गई थी और मैथिली भी उसी के बगल में बैठ जाती है। तो अब अनुष्का मैथिली से कहती है, मैथिली, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? घर? भाभी सा, राजमहल है ये। इतने कमरे? आप याद रख पाते हो कि आपका कमरा कौन सा है? मैं तो सीढ़ियों में ही कंफ्यूज हो गई थी कि अभी किससे गई और अभी मौली भाभी कहाँ से ले जा रही हैं। हमें तो लिफ्ट की आदत है, एक बटन दबाया अपनी मंजिल पर, लेकिन यहाँ तो सब याद ही रखना है। पर सच में जैसे आप सभी इतने प्यारे, इतने खूबसूरत हो, वैसे ही आपका घर है। अगर अपनी भाषा में कहूँ तो खूबसूरती और नज़ाकत चारों ओर फैली हुई है। मैथिली के कहने पर सब हंस रहे थे, पर मौली अभी त्रिशा को देख रही थी, जिसका उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंदर उसके तेवर अभी कुछ और थे और अभी बिल्कुल बदली नजर आ रही थी। पर अब तभी अनुष्का हंसते हुए मैथिली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, शेखर, आज तो आपकी बहन ने हमारी शाम को खूबसूरत बना दिया। जिंदा दिली में जो बहुत सारा चुलबुलापन मिक्स होता है ना, उसका पूरा पैकेज है मैथिली। पर क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? क्या भाभी सा, मांगना क्या होता है? आप हक से कहिए। ठीक है, तो हक से कहती हूँ कि नकुल और मैं चाहते हैं कि हमारी बेटी को तुम अपनी एकेडमी में डांस सिखाओ। मैं और नकुल हमेशा से चाहते थे कि उसे वो हर चीज़ दी जाए जो वो चाहती है। अभी 7 साल की है। स्कूल में उसके डांस, सिंगिंग और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिन सब में अभी है वो। पर अभी 1 साल पहले से मैंने नोटिस किया, डांस की ओर उसका रुझान ज़्यादा है। तो हमने कई डांस स्कूल में उसे भेजा, घर पर भी ट्रेनर बुलाए, लेकिन वो किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाई। अब घर की सबसे छोटी बच्ची है और सबसे ज़्यादा लाड प्यार उसे मिला है। बस उसके कहने पर कि उसे ट्रेनर या डांस स्कूल अच्छा नहीं लग रहा, दादा सा अगले ही दिन उसे बाहर का रास्ता दिखा देते। त्रिशा ने भी कई बेस्ट ट्रेनर उसके लिए भेजे, लेकिन हर बार सेम प्रॉब्लम। लेकिन आज तुमसे मिलकर पता नहीं क्यों लगा कि शायद तुम में उसे अपना गुरु मिले। तो अगर तुम उसे उसकी खूबी को निखारने में मदद करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बेटी को तुम जैसी ही डांस टीचर चाहिए, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। पर मैथिली अब मुस्कुराते हुए कहती है, आपका हुक्म सिर आंखों पर। आप अगर ये चाहती हैं तो मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं टालूंगी। और मुझे ठीक क्यों नहीं लगेगा? जब एक अच्छा स्टूडेंट मुझे मिल रहा है तो ये तो एक टीचर के लिए लॉटरी होती है कि उसे भी अब रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपकी लाडली को तो मैं खुद ट्रेन करूंगी, लेकिन मैं तो मिली ही नहीं अभी तक उससे। अभी स्कूल में छुट्टियां हैं तो अपनी नानी के घर गई है, 2 हफ्ते बाद लौट आएगी, तब मैं खुद उसको तुमसे मिलाने लाऊंगी। बस अपनी एकेडमी का एड्रेस और तुम्हारे लिए जो कंफर्टेबल टाइमिंग हो वो मुझे बता देना, वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन भाभी साहब, मैं सुबह तो एकेडमी नहीं रहती, मैं शाम को ही आती हूँ, तो इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं? वरना मेरा दोस्त थोड़ा जल्दी पहुँच जाता है। अगर मेरी देरी से आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उससे कहकर एक अलग बैच आपकी बेटी के लिए अरेंज कर दूंगी। पर अब तभी नकुल मैथिली से कहता है, यहाँ ये कहकर तुम अपनी ही बात को झूठा कर रही हो। तुमने अभी सबके सामने कहा कि तुम किसी बच्चे में अमीर गरीब नहीं देखती, तुम्हारे लिए सब समान। तो मेरी बेटी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि वो हमारी बेटी है। लेकिन हम तो उसे इसलिए ही तुम्हारे पास भेजना चाहते हैं कि वो हर तरह के बच्चों से मिले, उन्हें देखे, उनके साथ सीखे। बस यही बात उसके दिमाग में ना पनपने लगे कि वो ही स्पेशल है। तुम सबको एक नज़र से देखती हो। आज तक वो जहाँ गई उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, लेकिन तुम्हारी एकेडमी में सब बच्चों के साथ मिल उसे ये पता चलेगा कि हर बच्चा स्पेशल ही होता है। और शाम का समय तो और अच्छा है, जिस पर मैं खुद उसे तुम्हारे पास छोड़ भी जाऊंगा और ले भी खुद ही आऊंगा, जिस पर मेरी बेटी की ये शिकायत भी दूर होगी कि बापू सा मुझे लेकर कहीं नहीं जाते। नकुल हंसते हुए कहता है। तो मैथिली भी हंसते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है भाई साहब, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। कि तभी अब त्रिशा बीच में रखे टेबल से एक कप और स्पून उठाकर उसे बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहती है, आप लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, तो अब प्लीज मेरी बात पर ध्यान देंगे। जहां आज सभी बड़े मौली और शेखर की शादी के प्रिपरेशन की बातों को अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यंगस्टर्स का भी तो फर्ज बनता है कि हमारा जो काम है, यानी अपने इन क्यूट कपल के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया जाए। तो जिसकी शुरुआत मैं करने वाली हूँ। आज संडे है एंड फ्राइडे को मौली के फेवरेट क्लब में उसके लिए एक शानदार शाम मैंने प्लान की है, जिसमें उसके अब तक के सारे दोस्त पहुंचने वाले हैं।
और शेखर, मौली से मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के भी नंबर लेकर उन्हें इनवाइट कर उन्हें क्लब के पासेस भेज दिए हैं। मेरे, मौली, अधिराज और भाईसा के तो अधिकतर दोस्त कॉमन हैं और भाभी सा के फ्रेंड्स को भी मैं पास भेज चुकी हूँ। मैथिली और तृप्ति, तुम भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकती हो। मैं तुम दोनों के लिए भी पासेस भिजवा दूंगी। तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा। तो किसी को क्या दिक्कत होगी और मौली को किस तरह स्पेशल फील करवाना है ये त्रिशा बहुत अच्छे से जानती है। तुम्हारा आइडिया बेहतरीन है, यू गो फॉर इट। नकुल मुस्कुराते हुए कहता है। तो त्रिशा खुशी से नकुल के गले लगते हुए कहती है, थैंक यू सो मच भाई, एंड यू डोंट वरी, सब कुछ बेस्ट होगा। ये त्रिशा की गारंटी है। बस वो शाम इन दोनों के लिए इतनी खास होगी कि ये दोनों कभी भूल ही नहीं पाएंगे। अनुष्का भी त्रिशा की बात पर हामी भरती है। तो तृप्ति धीरे से मैथिली से कहती है, दी, शाम को पार्टी मतलब उस दिन नो प्रैक्टिस, पार्टी भी लेट नाइट चलेगी, तो कैसे मैनेज करोगे आप तो एक भी दिन प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहते थे। कोई बात नहीं, भाई भाभी के लिए कुछ भी। और अगले दिन सैटरडे है, मतलब हाफ डे, तो मैं उस दिन डबल मेहनत कर लूँगी, लेकिन उनके लिए प्लान दिन को ख़राब नहीं करूँगी। मैथिली मौली और शेखर को देखते हुए कहती है, जो अभी सबसे बात करते खुश नजर आ रहे थे। पर अब खाने का वक्त भी होने को था, तो नकुल सबको अंदर चलने के लिए कहता है। नकुल अनुष्का का हाथ पकड़ त्रिशा से ही बात करते हुए उसे आराम से अंदर की ओर ले जाने लगता है। तो मैथिली भी तृप्ति को इशारे से चलने के लिए कहती है। शेखर भी अपनी जगह से खड़े होने लगता है। तो मैथिली उसके कंधे पर हाथ रख उसे वापस बैठाते हुए कहती है, आप बैठो यहीं। अगर 5 मिनट देरी से आ जाओगे तो खाना ठंडा नहीं हो जाएगा। सबके साथ बातें हो गई हैं आपकी, तो थोड़ी देर भाभी के पास रुको। और ये आपका मुंह फुलाना आजकल ज़्यादा नहीं हो रहा, तो थोड़ा कम करो इसे। मैथिली के कहने पर शेखर उसकी ओर घूर कर देखता है। तो वो हंसते हुए उसका चेहरा मौली की ओर घुमाते हुए तृप्ति का हाथ पकड़ अंदर की ओर चली जाती है। तो मौली अंदर की ओर जाती मैथिली को देख मुस्कुराते हुए कहती है, इसकी चुलबुलाहट हमेशा ऐसे ही रहे। तुम बिल्कुल सही कहते हो शेखर। मैथिली सिर्फ हंसते हुए ही प्यारी लगती है। महादेव कभी इसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी ना आने दे। तो शेखर अपनी कुर्सी मौली के थोड़ा करीब लाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी ओर घुमा उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, उसके साथ साथ कोई और भी है जिसकी आंखों से गिरे आंसू मैं पहचान लेता हूँ। और उन आंखों में भी मुझे आंसू की एक बूंद भी पसंद नहीं। जितना मेरे लिए मैथिली, मेरी फैमिली ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी तुम भी हो। जिस दिल को प्यार का मतलब पता नहीं था, उसको तुमने अपना आशिक बना दिया। जिन एहसासों की समझ तक नहीं थी मुझे, उन एहसासों से भर दिया है तुमने। और अब तो उसके लिए जान भी हाजिर है। आई लव यू मौली। इतना क्या शेखर मौली की आंखों को चूम लेता है, जिस पर वो मुस्कुराते हुए शर्मा रही थी। शेखर की छूती सांसें उसे बेचैन कर रही थी, जिस पर वो वैसे ही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, शेखर कोई बाहर आ जाएगा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। सोचने दो जिसे जो सोचना है। मैं क्या किसी से डरता हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर शेखर के कहने पर मौली हंसते हुए उसके गले लगते हुए कहती है, तो मुझे भी नहीं पड़ता। और मैंने क्या कभी तुमसे इसका सर्टिफिकेट मांगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? जो तुम मुझे क्लेरिफिकेशन दे रहे हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरा शेखर मुझसे कितना प्यार और मेरी परवाह करता है, और उससे बेहतरीन जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान या नाराज देखती हूँ ना शेखर, तो पता नहीं क्यों तुम्हें खोने का डर दिल को डरा देता है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। आई लव यू शेखर, आई लव यू। मौली बहुत मासूमियत से कहती है। तो शेखर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और अब तो मैंने गलती से ऐसा सोच भी लिया ना, तो अंदर पापा बैठे हैं ना, वो मुझे देश से ही बाहर निकाल देंगे। और इस प्यारी सी राजकुमारी को कोई बेवकूफ़ पागल ही होगा जो छोड़कर कहीं जाएगा। और तुम्हें मैं इतना बड़ा पागल दिखता हूँ? जिस पर मौली हंसते हुए नाम में सिर हिलाते हुए शेखर को गले लगा लेती है। तो शेखर भी उसे कसकर अपने गले लगा लेता है। पर अभी अभी वहां अचानक रंजन भी पहुंचा था, जो सीधा अंदर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन लॉन में मौली और शेखर को एक दूसरे की बाहों में इतना करीब देख वो जल गया था गुस्से से, जिस पर वो कुछ कहता तो नहीं, बस अपनी मुट्ठी पीछे खड़ा वो उन दोनों को देख रहा था। पर तभी शेखर की नज़र रंजन पर पड़ती है, तो वो मौली से अलग होकर उसे रंजन के सामने खड़े होने के बारे में बताता है। लेकिन तभी वो अंदर जाने के बजाय गुस्से से बाहर की ओर निकल जाता है। शिखर खड़े होकर उसे पीछे से आवाज लगाकर रोकता है, लेकिन वो तब तक काफी आगे निकल गया था। जिस पर शेखर मौली से कहता है, इसे क्या हुआ, यहाँ आकर ऐसे ही बिना कुछ कहे चला गया। पर मौली खुश थी कि रंजन चला गया, तो वो शेखर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, छोड़ो ना, ऐसा ही है वो। क्या सोचता है क्या करता है सिर्फ वही जानता है। कुछ आ गया होगा याद उसे, जब वापस आना होगा आ जाएगा।
पर अभी हम अंदर चलें, डिनर के लिए लेट हो रहा है। पापा को भी खाने के बाद दवा लेनी होती है, तो पापा का टाइम पर घर पहुंचना ज़रूरी है। जिस पर शेखर हाँ में सिर हिला देता है। लेकिन उसे अजीब लगा था रंजन का इस तरह जाना, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रंजन का रवैया बहुत बदला हुआ था शेखर को लेकर, खासकर तब से जब से मौली और शेखर की सगाई हुई थी। आज दोनों परिवारों के बीच कई बातें हुई थी। सब खुश थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही दोनों ही घरों में शादी की रौनक छा जाने वाली थी। मैथिली मौली को भी उसके लिए मंगवाया शादी का जोड़ा और सारे फंक्शन के आउटफिट्स दिखाती है, और अगर उसे कुछ ना पसंद हो तो वो भी उसे अभी बता देने के लिए कहती है। लेकिन मौली को सब बहुत पसंद आया था, और मौली ही क्या, अनुष्का भी मैथिली के पसंद की तारीफ करते नहीं थक रही थी। फिर सब साथ में डिनर करते हैं। लेकिन अब तक गायब अधिराज अब डिनर टेबल पर सबके साथ था, जिसे देख मैथिली का चेहरा फिर से खिल गया था। पर त्रिशा उसके ही साथ बैठी थी, जिसको देख उसे कुछ जलन भी हो रही थी। खूब सारी बातों और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाकर आज डिनर बहुत अच्छा हुआ था। और अब जिसके बाद भूषण जी दादा साहब से अब जाने की इजाज़त लेते हैं, तो हमेशा की तरह दादी सा आज भी उनके लिए मंगवाए कुछ तोहफे सर्वेंट से मंगवाती है। ये जानकर अखिलेश जी उनसे ही भूषण जी को दिलवाते थे, क्योंकि दादी सा की किसी बात को भूषण जी नकार सकते ही नहीं थे, जिसकी शिकायत वो हर बार करते थे। तो दादी सा एक एक कर सबको तिलक कर उनके लिए तोहफे उन्हें दे रही थी कि तभी मैथिली शेखर के पास आकर उससे कहती है, भाई आप दादी सा के फेवरेट जमाई हो और मेरे सबसे अच्छे भाई, तो प्लीज़ दादी सा से कहो ना कि मुझे ये तोहफे नहीं चाहिए। वो मुझे अपनी बनाई बस 7-8 कचौड़ियाँ गिफ्ट में दे दें। पागल हो गई है क्या? पापा खड़े हैं सामने, उन्हें अगर ये पता चल गया कि तेरे लिए मैंने दादी सा को परेशान किया है, मुझे 2 दिन घर में घुसने नहीं देंगे। सॉरी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कि तभी शेखर को भी दादी सा बुला लेती है, तो मैथिली गुस्से से शेखर को देखते हुए कहती है, डरपोक, मुझे डांटते वक्त तो शेर बन जाते हैं, लेकिन पापा के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। आपको तो मैं बाद में देखती हूँ भाई, लेकिन पहले कचौड़ियों के लिए कोई तिगड़म तो लगानी होगी। और कौन सा मैं ये हवेली अपने नाम करवा रही हूँ, बस कचौड़ियाँ ही तो मांग रही हूँ। कि तब तक मैथिली का भी नंबर आ गया था, जिस पर दादी सा उसे भी तिलक कर उसका तोहफा और शगुन का लिफाफा देती है। लेकिन उसे तो कुछ और चाहिए था, और नज़रें उसके सामने खड़े भूषण जी पर थी। पर अब जब वो नहीं रह पाती तो दादी सा से कह ही देती है, दादी सा, मैं क्या इन तोहफों की जगह आपसे अपनी पसंद का कुछ और मांग सकती हूँ प्लीज़? पर मैथिली के ये कहते ही भूषण जी नाराज़ होते हुए मैथिली से कहते हैं, मैथिली, ये क्या बचपना है, और मासा ने जो दिया है वो उनका आशीर्वाद है। पर पापा मेरी, मैथिली, उठकर सीधा मेरे पास आ जा और इसके आगे कुछ नहीं। पर भूषण जी के कहने पर मैथिली का चेहरा उतर जाता है, और वो सोफे से उठकर उनके पास आने लगती है। कि तभी दादी सा उसे रोकते हुए भूषण जी से कहती है, भूषण, ये किस तरह बात कर रहा है तू मैथिली से, और वो मुझसे कुछ मांग रही है तो तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है? मैथिली, तू बता क्या चाहिए तुझे, तू जो कहेगी तुझे वो मिलेगा। पर मासा, भूषण, मैं तुझसे नहीं मैथिली से बात कर रही हूँ, बोल बेटा क्या चाहिए तुझे? पर शेखर इस वक्त अपनी हंसी कंट्रोल किए खड़ा था। लेकिन दादी सा के कहते ही मैथिली खुश होते हुए कहती है, दादी सा, ये इन सब तोहफों से भी महंगी चीज चाहिए मुझे, वो आपकी बनाई कचौड़ियाँ चाहिए। उस वक्त सिर्फ एक ही खा पाई मैं, ज्यादा नहीं, बस 7-8, वरना 1-2 कम भी चलेगी। पर वो बहुत टेस्टी थी, जिससे सिर्फ एक से मन भरा ही नहीं। पर मैथिली की इस मांग पर फिर से सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे थे, जिस पर अब शेखर हंसते हुए ही दादी सा से कहता है, दादी सा, इसके खून में सिर्फ डांस और खाना यही बहता है, तो अगली बार इसे सोच समझ कर यहाँ बुलाइएगा, क्योंकि इसके खाने की फरमाइशें पूरी करना किसी के बस में ही नहीं, और खाना बनाना तो बिल्कुल नहीं, पर खाना इसे बहुत पसंद है। इसलिए अब शादी में खाना थोड़ा ज़्यादा रखवाइएगा, वरना कहीं इसकी वजह से बाकी सब भूखे ना चले जाएं। वैसे कंजूस लोग क्या ही जाने कि फूडी बनने के लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, हर छोटी छोटी बात पर कंजूसी नहीं करनी पड़ती। और भाभी, आप भी ना जब इनके साथ फेरे लोगे ना, तो एक वचन ये भी ले लेना कि ये अपनी कंजूसी छोड़ दें, वरना जैसे मुझे धमकी दे देकर अपने काम निकलवाने होते हैं, वैसे ही आपको भी धमकी ही देनी होगी। मैथिली, शेखर, बेटा, अगर एक दूसरे को ताने देने का आज का कोटा पूरा हो गया हो तो घर चले हम सब, या हम जाएं? दोनों आराम से पूरी रात घर के बाहर गाड़ी में बैठकर लड़ते रहना, जब मन भर जाए तो अगली सुबह घर आ जाना, ठीक है? पर भूषण जी के कहते ही दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन तब तक मैथिली की कचौड़ियाँ आ गई थी, जिसे दादी साहब मैथिली के हाथ में रखते हुए कहती हैं, ये पूरा बॉक्स तेरा है, अब जब भी आएगी तो तेरे आने से पहले तेरे लिए कचौड़ियाँ यहाँ तैयार रहेंगी, और कभी भी कुछ भी खाना हो तो ये दादी साहब को याद रखना और सीधा यहाँ आ जाना। और अगर ये भूषण या शेखर कुछ कहे तो मुझे बताना, इनके कान खींचने के लिए मैं बैठी हूँ ना। जिस पर मैथिली दादी साहब को गले लगाते हुए कहती है, आई लव यू दादी सा, आप सच में बहुत स्वीट हो।
और दादा सा, अब मैं भी आई लव यू कह सकती हूँ हाँ, क्योंकि दादी सा ने इजाज़त दे दी है। मैथिली दादा सा को देखते हुए कहती है तो वो हंसते हुए उसके सर पर हाथ फेर देते हैं। फिर अब तृप्ति को भी दादी सा उसका तोहफा देती है, जिसके बाद बाकी सब भी एक दूसरे से मिलते हैं कि तब तक मैथिली और शेखर गाड़ियाँ गेट पर ले आए थे। तो तृप्ति और भूषण जी शेखर और सुधा जी और उपासना जी मैथिली के साथ गाड़ी में बैठ सबको बाय बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। बाकी सब भी अब वापस अंदर की ओर आकर आराम से बैठक में बैठ जाते हैं, लेकिन भूमि जी अनुष्का को अपने पास बैठाकर सर्वेंट से पहले अनुष्का और फिर कुछ देर बाद बाकी सबके लिए बादाम केसर वाला दूध लाने के लिए कहती है, क्योंकि अनुष्का के अब आराम का वक्त था और बाकी सब तो अभी कुछ देर बैठने वाले थे। जिस पर भूमि जी नकुल से कहती है, नकुल, अनुष्का को अब तू कमरे में ले जाना। आज शाम से अनुष्का को बिल्कुल आराम नहीं मिला है। सुबह एनजीओ चली गई और फिर शाम से सिर्फ बैठी हुई है, थक गई है ये। तो अब दूध के बाद दवा लेकर तू आराम करेगी। कमर या पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जिस पर अनुष्का भूमि जी के कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, मासा, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थकी भी नहीं हूँ। अब क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? मुझे भी थोड़ी देर बैठने दीजिए ना यहाँ। सब यहाँ बैठे हैं और मैं कमरे में चली जाऊँ? मेरा मन नहीं लगता और अभी तो मुझे नींद भी नहीं आ रही। अगर एनजीओ से समय पर आकर थोड़ा आराम कर लेती तो मैं तुझे पूरी रात यहाँ बैठने की इजाज़त दे देती, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। तो दूध पिएगी और सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाएगी। गलती की है तो उसकी सजा मिलेगी। और ले, दूध भी आ गया, आराम से पीना, गर्म है। भूमि जी सर्वेंट से दूध का ग्लास लेकर अनुष्का के हाथ में देती है तो अनुष्का धीरे धीरे फूंक मारकर दूध पीने लगती है। पर अभी तक बाहर ही किसी से फोन पर बात करते अखिलेश जी भी अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर वो सीधा दादा सा के बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, बापू साहब, भूषण जी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हमने सारी रस्मों के लिए जिस होटल को बुक किया है वो चाहते हैं कि उसका पूरा बिल वो ही दें। अगर मुझे पहले कुछ ऐसा पता होता कि वो ऐसा करेंगे तो हम शादी के साथ साथ सारी रस्में घर पर ही रख लेते। हमने तो इसलिए ही वो होटल किया कि शादी के लिए हवेली को अच्छे से तैयार करवा सके, और उस होटल का बिल उनके बजट से बाहर है। मैंने ये भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, सब आधा आधा कर लेते हैं, लेकिन वो उसके लिए भी साफ इनकार कर रहे हैं और ये भी कह देते हैं कि अगर होटल का बिल आधा होगा तो शादी का खर्च भी आधा होगा। और लेन देन की बात को तो उन्होंने सुना ही नहीं। अब हमारी तो इकलौती बेटी है ना, तो क्या बिना कुछ दिए उसे विदा कर दूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और कैसे करूं। लेकिन तुझे इसमें समझना है क्या? मौली तेरी इकलौती बेटी है तो तुझे जो करना है वो कर, उसे जो देना है दे, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर कुछ करना कहाँ तक सही है? तूने लेन देन की बात कही, यानी जो तू उनको देना चाहता है, शेखर को देना चाहता है, पर उनको तो हम अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, तो वो कुछ नहीं लेंगे। ये बात तो मैं तुझे उस दिन से समझा रहा हूँ जिस दिन वो पहली बार हमारे घर आए थे। भूषण जैसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो बहुओं को बेटियों वाला सम्मान दे। आज तक वो मौली से पाँव नहीं छुआता, वरना एक दो बार टोक हर कोई भूल जाता है। लेकिन उसने सिर्फ उसे कहने को बेटी नहीं कहा है, वो मानता है उसे बेटी। तो क्या अपनी बेटी को रुपयों पैसों में तोलेगा वो? हमारे और भूषण के परिवार के बीच बहुत अंतर है। तुझे भी यही लगा था ना पहले कि हमारी मौली किस तरह एडजस्ट कर पाएगी, लेकिन जिस दिन मैं भूषण और शेखर से मिला था मैंने उसी दिन कह दिया था कि उस घर से ज़्यादा सुखी हमारी बेटी कहीं नहीं रह सकती, क्योंकि उस घर में सिर्फ हमारे घर जितनी सुख सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन मौली को यहाँ से ज़्यादा सम्मान, यहाँ से ज़्यादा प्यार और यहाँ से भी ज़्यादा परवाह मिलेगी वहाँ। हमारी बेटी को छोटे कमरों में रहने की आदत नहीं है, तो उसने अपने ही छोटे बेटे का कमरा तोड़कर हमारी बेटी का आराम देखा है। मौली ने सब बताया मुझे। अब मौली उनके घर की लक्ष्मी होगी तो कभी मौली या शेखर को यहाँ आकर ये नीचा ना महसूस करना पड़े। कोई उन दोनों को ये ना कहे कि हमारी बेटी के ससुराल वाले इतने भी समर्थ नहीं थे कि शादी का खर्च उठा पाएं। हमारी मौली अपने रिश्तेदारी में जाए तो सिर उठा कर जाए कि ना उसका ससुराल कमज़ोर है और ना उसका मायका बहुत रईस है। तू बस डॉक्टरी करता रह गया। वो जज रहकर हर तरह की सोच देख चुका है, इसलिए अपने बच्चों को हर बुरी नज़र से दूर रखने के लिए वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, और जो हमारे लिए सही है वो हम करेंगे। अरे अपने बेटी को कौन खाली हाथ विदा करता है? बस तरीका सही होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है बापू सा, पर बस मेरी चिंता ये है कि कहीं वो सभी बेवजह परेशान ना हो। वरना हाँ, मैं शुरुआत में थोड़ा डरा था। अब बेटी का बाप हूँ तो थोड़ी फिक्र तो होती है, लेकिन ये बात अब बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि मेरी बेटी को भूषण जी के परिवार जैसा परिवार तो नहीं मिल सकता था। शेखर तो एज अ डॉक्टर मुझे बहुत पहले से ही पसंद था, लेकिन मेरी बेटी के लिए एक जीवन साथी के तौर पर भी वो सबसे बेहतर पसंद है। अब तक जिन भी लड़कों के रिश्ते आए मौली के लिए वो सब पैसों से बहुत रईस थे, लेकिन जो दौलत भूषण जी के पास है
जो पूरी पूरी जिंदगी लगाकर भी नहीं कमाई जाती। उनकी जैसी सोच हर किसी में मिलना इम्पॉसिबल है और शेखर अपने पापा की परछाई है और शायद इसीलिए मुझे उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन आज एक बात और जानी है कि बेटा तो उनका हीरा है, पर बेटी भी कोहिनूर है उनकी। उम्र उतनी नहीं उसकी, लेकिन सफलता बहुत बड़ी है उसके पास। आज हमारी हवेली में आकर उसने जैसे और ज़्यादा रौनक भर दी यहाँ। बहुत प्यारी बच्ची है, इतने बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है, उसके साथ अपनी एकेडमी भी चलाती है, पर घमंड नाम की चीज़ जैसे जानती ही ना हो। उसकी वो चुलबुलाहट तो मुझे अभी भी हंसा रही है। अखिलेश जी हंसते हुए कहते हैं तो नकुल भी उनकी बात का सपोर्ट करते हुए कहता है, ये बात तो आपकी पूरी तरह सच है बापू साहब। आज तक इतनी जिंदा दिल लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और उसकी हंसी, वो सोचकर तो अपने दुखते गाल मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। लेकिन एक बात आज सही नहीं हुई। ठीक है, वो बातों को दिल से नहीं लगा रही थी, लेकिन त्रिशा का उससे पूछा वो सवाल गलत था। त्रिशा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वो आज हम सबसे घर पर पहली बार मिलने आई थी, हमारे परिवार को जानने आई थी। उसकी एकेडमी है नहीं है, उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं बताया, ये तुम्हारा और उसका प्रोफेशनल मैटर था। लेकिन आज तुमने उसे इतना बड़ा कर दिया कि उसे ये कह दिया कि वो जानकर महान बनना चाहती है। वो महान हो या ना हो, ये वो खुद डिसाइड कर लेगी। और उसने कोई अपनी बड़ी बड़ी तारीफें तो नहीं की थी। बापूसा ने एक सवाल किया, उसने सिंपल जवाब दे दिया, बात खत्म। लेकिन तुम और अधिराज तो उसे कहाँ से कहाँ ले गए। नाराज मैं तुम दोनों से था, पर अधिराज ने अपनी गलती मान सॉरी कहा, लेकिन तुमने तो अपनी गलती तक नहीं मानी। और तुमने जो भी कहा वो भी उसकी माँ की एकेडमी के बारे में, जो इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन मैथिली ने तो फिर भी बात को बढ़ाया नहीं। पर गलत गलत है। नकुल सही कह रहे हैं, मैं देख रही थी मैथिली को। वो त्रिशा के सवाल पर पूरे वक्त शेखर का हाथ थामे बैठी थी। बुरा तो लगा होगा उसे, और शेखर के चेहरे के भी भाव बदल गए थे। काफी नाराज नजर आ रहा था वो, लेकिन फिर भी वो शांत था। वरना अगर गुस्से से वो मैथिली को वहां से लेकर निकल जाता तो भूषण काका को हम क्या कहते कि हम उनको यहाँ खुद इनवाइट कर उनकी ही बेइज्जती कर रहे हैं, जबकि हमारे घर के हर सदस्य को उनसे सिर्फ इज्जत मिली है। वरना आज जो बात हुई वो दिल पर लगने वाली थी। इस तरह ये नहीं होना था। किसी की जिंदगी के इमोशनल हिस्से को इस तरह कुरेदना बहुत गलत था त्रिशा। इससे मौली के रिश्ते पर बात आ सकती है। तुम हमारी फैमिली हो, और अगर तुम इस तरह बर्ताव करोगी तो असर मौली पर होगा। अनुष्का के कहने पर सबकी चुप्पी ये जता रही थी कि आज उन सबको यही लगता था कि त्रिशा गलत थी, तो वो सभी को देखते हुए कहती है, सॉरी, मेरा इरादा किसी को हर्ट करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन शायद गलती हुई है मुझसे। आई एम सॉरी। त्रिशा गिल्ट महसूस कर रही थी, जिसे देख भूमि जी त्रिशा से कहती है, कोई बात नहीं त्रिशा, मन छोटा मत कर, गलती हो जाती है। और अनुष्का, तूने भी दूध का बहाना बनाकर यहाँ बैठने का मौका निकाल लिया। अब दूध खत्म हो गया तो ग्लास मुझे दे। और नकुल, अब अनुष्का को कमरे में ले जा। भूमि जी के ये कहने पर नकुल अपनी जगह से उठ सबको गुड नाइट बोलकर अनुष्का को लेकर अपने रूम की ओर जाने लगता है। दादा साहब और दादी साहब भी थक गए थे, तो दादी साहब भूमि जी से उनके लिए दूध अब कमरे में ही भिजवा देने के लिए कहती है। मौली भी अपने कमरे में चली गई थी, तो भूमि जी, अखिलेश जी, त्रिशा और अधिराज से भी उनके दूध का गिलास कमरे में ही भेज देने की बात कहती है। तो अधिराज दादा साहब और दादी साहब के बाद अखिलेश जी और भूमि जी को गुड नाइट कहकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। अधिराज अभी अकेला था, तो त्रिशा के लिए एक अच्छा मौका था उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का। तो वो जल्दी से अधिराज के पास आकर उसे रोकते हुए कहती है, अधिराज, अभी सोने का वक्त कहाँ हुआ है जो तुम कमरे में जाने लगे। आज इतने वक्त बाद हम मिले हैं तो कुछ देर साथ बैठते हैं ना। मुझे बहुत सारी बातें करनी है। पर अभी तक अपने फोन पर आए मैसेज पढ़ता अधिराज त्रिशा के कहने पर कुछ हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हम दोनों साथ में बैठकर कर सके। वैसे हमें एक बात समझ नहीं आई, आज तुमको इतना वक्त मिल गया कि पूरा दिन तुम हमारे घर में बिता पाई। हमारे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि आज का दिन किस वजह से तुमने बर्बाद किया। वैसे आज हमारे पास वक्त नहीं है, तो अगर बातें ही करनी है तो घर में किसी और को ढूंढना होगा। गुड नाइट। इतना कह अधिराज अब अपना फोन लेकर बाहर की ओर निकल जाता है। पर अधिराज का ये रूखापन त्रिशा को खल रहा था, लेकिन ये वही था जो उसने अधिराज को दिया था और अब वो वही उसे लौटा रहा था। पर त्रिशा हार मानने वालों में से नहीं थी, वो अपनी कोशिश जारी रखने वाली थी। अधिराज बाहर लॉन में आ गया था, पर वो किसी को लगातार फोन ट्राई कर रहा था। किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश तो वो काफी पहले से ही कर रहा था, लेकिन जिससे कांटेक्ट करना चाहता था वो उससे बात नहीं हो पा रही थी उसकी। कुछ बेचैन था अब वो, तो वो वहीं घूमने लगता है। अभी इस तरह 5 मिनट ही बीते थे कि तभी उसे सामने से भागते हुए मुकुल उसे उसकी ही ओर आते हुए दिखता है, और शायद अधिराज को उसका ही इंतजार था, जिसे देख वो रुक गया था। लेकिन मुकुल के उसके पास पहुंचते ही अधिराज नाराजगी के साथ मुकुल से कहता है,
हमारे फ़ोन का जवाब, हमारे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? और ये प्रकाश और सुबोध कहाँ हैं? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे ये हमारा? लापरवाही की भी हद होती है। बात कराओ अभी हमारी प्रकाश या सुबोध से। पर मुकुल मायूसी से कहता है, सर एक बुरी खबर है, प्रकाश मारा गया। पर ये सुनते ही अधिराज बुरी तरह चौंक गया था। क्या? कैसे? और किसने मारा उसे? और सुबोध कहाँ है? वो ठीक है ना? सर सोलर प्लांट के लिए जिस साइट पर अभी काम चल रहा है उसी के पीछे 2 किलोमीटर दूर एक कुएं में उसकी लाश मिली है। लाश की हालत बहुत खराब थी। 3 से 4 दिन हो गए थे उसे कुएं में फेंके। उसके परिवार ने पुलिस कंप्लेन की थी, लेकिन पुलिस को उसकी लाश मिली। लोग बात कर रहे हैं कि उस पर अभी पैसों के हेरा फेरी का आरोप लगा था और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, हकीकत कुछ और है। कि बृजमोहन का ही काम है सर। अपने बेटे के बिजनेस में सपोर्ट मांग रहा था वो प्रकाश, लेकिन वो जानता था कि वो गलत है और आज उसने उसे मार ही दिया। मैंने सुबोध को भी बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है सर। और सारे फर्जी जमीन और हड़पी हुई जमीन के असली लीगल पेपर्स उन्हीं के पास हैं। प्रकाश तो मारा गया और सुबोध का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, तो पेपर्स का क्या होगा? और प्रकाश मारा गया तो कहीं सुबोध के साथ भी बृजमोहन ने यही तो नहीं किया होगा? तब तो उसे भी ये पता चल गया होगा कि हम पेपर्स ढूंढ रहे हैं और अब तो वो किसी कीमत पर पेपर्स हमारे हाथ नहीं लगने देगा। पर अधिराज किसी सोच में था इस वक्त, और अब वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, प्रकाश के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि उनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बारे में अर्जुन से बात करेंगे हम और सुबोध को ढूंढने के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि अभी पेपर्स से ज्यादा उसकी जान कीमती है। और कोई बात नहीं, अगर पेपर्स नहीं भी हाथ लग पाए हमारे, लेकिन बृजमोहन के बेटे को तो हम यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाने किसी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि गंदे नाले को जहाँ वो है वहीं रोक देना जरूरी होता है। वो आगे बढ़ा तो हर जगह को गंदा ही करेगा। और वो बृजमोहन सिर्फ राजनीति में उतर पाया है, लेकिन उसकी गुंडागिरी निकली नहीं है उससे। राजनीति में आना और उसके दाव पेच को भी समझना दो अलग बातें हैं, लेकिन वो सिर्फ गुंडागिरी कर अपने बेटे के लिए गद्दी चाह रहा है। तुम कोशिश करो अपने लोगों के जरिए सुबोध का पता लगाने का, और प्रकाश के परिवार से भी मिलो। उन्हें कोई परेशानी ना हो इस बात का भी ध्यान देना। बाकी हम देखते हैं। अवध काका को भी सब बताना होगा। तुम भी जाओ, अब आराम करो, हम अब कल बात करते हैं। इतना कह अधिराज घर के अंदर की ओर वापस आ जाता है और मुकुल भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। पर बृजमोहन ने जो किया था वह अधिराज को किसी और बड़े गलत की आशंका दे गया था, पर कुछ तो गलत जरूर होने वाला था। वहीं भूषण जी भी अपने परिवार के साथ घर पहुंच गए थे और घर पहुंच सभी सीधा अपने अपने कमरों की ओर चले जाते हैं। पर मैथिली को भी अपने कल के लेक्चर के नोट्स को एक बार पढ़ना बचा था। जो आदत थी उसकी कि एक रात पहले अगले दिन जिन टॉपिक पर उसे लेक्चर देना होता था वो उसे पढ़कर ही सोती थी, फिर चाहे वो कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो। जिसके साथ धीमी आवाज में चलता उसका रेडियो, जिस पर गाने सुनना उसे बचपन से ही बहुत पसंद था। उसे नींद ना आए इसलिए नोट्स पढ़ते हुए उसने रेडियो ऑन किया हुआ था, जिस पर इस वक्त पुराने गाने चल रहे थे। लेकिन आज तो महादेव भी उसके साथ खेल ही खेल रहे थे। एक तो अधिराज के साथ उसकी पहली मुलाकात, और अब उसके इसी एहसास को छूता रेडियो पर चलता गाना, जिसे सुनते ही मैथिली के होठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे थे और वो आराम से अपने सोफे पर आंखें बंद किए उस गाने को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि नजर तो मिली थी आज और होश भी उड़े थे। और इन्हीं गाने के बोल को महसूस करते हुए पूरे वक्त मैथिली की आंखों के सामने अधिराज ही था। उसकी वो आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, सब मैथिली को उसके और करीब खींच रही थी। जाने कैसा अनजाना एहसास था ये जो उसे गुदगुदा रहा था। और जैसे ही गाना खत्म हुआ तो अपनी सोच पर वो खुद ही अपने लैपटॉप से अपना मुंह छुपाकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। पर सब जानकर भी मैथिली खुद को अधिराज के बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि शायद यही पहली नजर के प्यार की निशानी थी जिस वजह से मैथिली अधिराज को भूल ही नहीं पा रही थी।